हेलो गाइस, मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात। अब आप लोग भी इस बात को दावे से कहने लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की। वीडियो नंबर 222 आपके सामने लेकर आया हूं। आज का वीडियो भी बेस्ड है आपके कमेंट्स पर। आपके कमेंट्स पिक किए जाएंगे, उनको रिप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और इस सीरीज़ को भी आप सक्सेसफुल बना दीजिए। वीडियो नंबर 222 मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। सो पहला कमेंट है सैम रावत का। सैम रावत कमेंट करते हैं कि आपसे थेरेपी लेने के बाद अब हमें लगने लगा है कि घर में कोई बच्चा भी है। पहले वो हमसे बात नहीं करता था, हमसे आई कांटेक्ट नहीं बनाता था, हमसे खेलता नहीं था। अभी वो बात भी करता है, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स बोलने लगा है और हमसे आई कांटेक्ट भी करता है और हमसे खेलता भी है। यानी हम लोगों में एक इन्वॉल्वमेंट आ गई है और अब लगने लगा है कि एक्चुअली घर में कोई बच्चा है। सब आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच सैम, इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। आप लोग भी ऐसे कमेंट करते रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। अगर आपके बच्चे ठीक हो रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बात होती है, इससे लोग भी मोटिवेट होते हैं। दूसरा कमेंट है पूनम जांगड़ा का, जिन्होंने कमेंट किया है सर सीज़र कैसे बच्चे को डिले करते हैं, उस पर भी वीडियो बनाए प्लीज़। सीज़र क्या होता है? सीज़र सडन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है। ब्रेन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से होती हैं। लेकिन ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के जो एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ डिफरेंट चीज़ों को, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। खाने के लिए, चलने के लिए, देखने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, बोलने के लिए अलग अलग तरह के एरियाज़ होते हैं ब्रेन में। तो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़रूरत से ज़्यादा एक इलेक्ट्रिकल करंट पास कर जाता है, क्योंकि मिली वोल्ट, माइक्रोन वोल्ट, यानी मिली वोल्ट भी नहीं कहूँगा, माइक्रोन वोल्ट का करंट फ्लो करता है जो न्यूरल कंडक्शंस होती हैं, एक तरह की इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से होती हैं। तो अगर वो टेम्परेचर या वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ जाने की वजह से एकदम आप ये समझिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली 220 वोल्ट पे चल रही है। सडनली अगर 300 वोल्ट का आपके पास करंट आ जाए तो क्या होगा? उससे कुछ ना कुछ आपके घर के कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ गैजेट्स हैं जो डैमेज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ब्रेन में अगर एकदम से करंट ज़्यादा आ जाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को सीज़र कहते हैं। एक तरह से आपने किसी को करंट लगा रखा हो, वो काफ़ी देर तक ऐसे काँपता रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ब्रेन में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रोंग तरीके से आ जाती है तो आपके बच्चे के कुछ ऑर्गन्स पर इसका इफ़ेक्ट आ जाता है। काफ़ी सारे केसेस में इफ़ेक्ट नहीं भी आता, लेकिन चांसेस होते हैं कि जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, नॉर्मली ये बातें हो जाती हैं जब हाई ग्रेड फीवर आ गया। अचानक से बहुत कम होता है अनलेस एंड अनटिल आप एपिलेप्टिक हैं, यानी आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तब तो हो सकता है। लेकिन सडनली अगर आप बैठे हुए हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ कम होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत तेज़, यानी आपके बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आया, 102, 103, 104 वो क्रॉस कर गया, तो नॉर्मली ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसकी वजह से बच्चे का वो पर्टिकुलर जहाँ पर ये डैमेज हुआ है, उस ब्रेन का वो वाला पार्ट जो जिस भी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उस एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आ जाता है। चलने पर भी आ सकता है, बोलने पर भी आ सकता है, सुनने पर भी आ सकता है, देखने पर भी आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब हाई ग्रेड फीवर होता है, कुछ होता है, घर पे ट्रीट मत कीजिए, उसे प्रॉपर एडवाइस के साथ अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार हम लोग लापरवाही कर जाते हैं। अर्ली डायग्नोसिस कीजिए, प्रॉपर लैब टेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जब डबल निमोनिया और दूसरी चीज़ें सडनली आ जाती हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और सीज़र जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप पूनम आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद लता ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत पहले पूछा था हम लोग, उस वक्त 2 वीक्स पहले ये क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आज इसको स्क्रॉल कर रहा था, सडनली मेरी नज़र उस पर पड़ी है, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टेल समथिंग अबाउट डिस्प्रेक्सिया, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ADHD। लता, बेसिकली अभी हम लोगों ने सीज़र डिसऑर्डर की बात करी। डिस्प्रेक्सिया जो होता है बेसिकली एप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। एप्रेक्सिया होता है कि जब आप स्किल्ड मूवमेंट कोई नहीं कर सकते। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है कि जब आप एफर्ट से कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, यानी डिस्प्रेक्सिया हो गया पार्शियल लॉस ऑफ योर स्किल,
और एप्रेक्सिया हो गया कंप्लीट लॉस ऑफ योर स्केल। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी 50-50 आप इसको डिफरेंस में डाल सकते हैं। तो जब आप डिस्प्रैक्सिया की बात करते हैं, यानी आप समझिए वहाँ से पेन उठाना चाहते हैं, ऐसे करके आप ला रहे हैं, ग्रिप आपकी प्रॉपर नहीं बन रही है, तो हाथ आपका यूँ घूम घूम के कहीं जा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। एप्रेक्सिया में क्या होता है कि आप चाह रहे हैं कि उस पेन को उठा लें लेकिन आप नहीं उठा पा रहे हैं। इसी तरह से आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहते हैं लेकिन चाह के भी नहीं बोल पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप कोई स्किल्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी की, जब आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं बन रहा, जब बोलने में आपका स्पीच में अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। लेकिन डिस्प्रैक्सिया जो है वो किसी न किसी ब्रेन डैमेज की वजह से होती है या ब्रेन को इंजरी की वजह से होती है। जैसे हमने अभी सीजर डिसऑर्डर की बात करी, तो उसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो डिस्प्रैक्सिया या एप्रेक्सिया हो सकती हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं होता थेरेपी से सब क्योरेबल होता है, इसे भी सीरियसली आप बहुत ज़्यादा ना लें। तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, कई सारी ऐसी बातें होती हैं, कई सारी बॉडी की आपकी चलना फिरना हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, बोलना हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं जो डिस्प्रैक्सिया और एप्रेक्सिया के दायरे में आती हैं। ये सारी ब्रेन डैमेज से रिलेटेड है। अगर आपके बच्चे का एमआरआई किया जाए और वो नॉर्मल है, जैसे कई लोग क्या करते हैं, अब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, वो सीधा लिखते हैं डिस्प्रैक्सिया एप्रेक्सिया, कुछ भी उठा के लिख देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बच्चे का एमआरआई किया गया है, ईईजी किया गया है और कुछ डैमेज वहाँ पर आ रहा है, तब आप अपने बच्चे को डिस्प्रैक्सिया एप्रेक्सिया की कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी, अगर आपका बच्चा सब कुछ ठीक है और वो ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा, तो वो फोकस की प्रॉब्लम होती है, उसने हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की है, तो आप अब जो 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 स्पेशलिस्ट नहीं जानता होगा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, वो दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर सकता। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं हमेशा बात करता हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाता तो दोनों को एप्रेक्सिया डिस्प्रैक्सिया की कैटेगरी में वो डाल देता है। जबकि डिस्प्रैक्सिया एप्रेक्सिया और सिंपल ऑटिज़म में बहुत डिफरेंस होता है। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपको देना चाहूँगा। लता का ये कमेंट बहुत ज़्यादा लिस्टेड कमेंट है जिसके बारे में हमने बात की, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और वो उठा करके एक सिंपल जो एक फोकस या अटेंशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो स्किल्ड मूवमेंट आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है या वो करना ही नहीं चाहता है, उसको फिर वो डिस्प्रैक्सिया एप्रेक्सिया की कैटेगरी में डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके चेस्ट पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब चेस्ट पेन दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका अवॉइडेंस बिहेवियर हो सकता है कि आप जानबूझ के अपने पेरेंट्स को डराने के लिए या किसी को पैनिक करने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा सिम्टम ला रहे हैं, तो वो एक फंक्शनल डिसऑर्डर कहलाता है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली, जैसे आप कुछ बच्चे क्या होता है, मेरी आवाज़ चली गई, किस चीज़ से डर जाते हैं, आवाज़ चली गई, वो बोलना बंद कर देते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, वो लिप्स को हिलाएंगे, ऐसे करके सारी बात करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि हम आवाज़ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। इसी तरह से ऑटिज़म में क्या होता है, एडीएचडी में क्या होता है कि सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपका बच्चा तब भी स्किल्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से डिस्प्रैक्सिया और एडीएचडी, डिस्प्रैक्सिया और सीजर डिसऑर्डर इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया सेरेब्रल पैल्सी इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया डिसार्थरिया इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, बट डिस्प्रैक्सिया, ऑटिज्म और एडीएचडी ये इंटरकनेक्टेड दिख सकते हैं, बट अगर आप इन्वेस्टिगेट करें और डिफरेंशियली डायग्नोस करें, ये नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जवाब भी मिलेंगे, और ये सारे इंटरेस्टिंग जवाब जो आपको मिल रहे हैं, इससे और लोग भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप कमेंटिंग।